Hi everyone, welcome back to the channel guys. To crack any competitive exam, it's very important to understand the syllabus. Not only the one which is given in the notification, but to understand that कि syllabus में जो notification में topics हैं उनके अंदर क्या सब topics पढ़ने हैं, क्या scope होना चाहिए, and otherwise also are there any topics which are not at all mentioned in the syllabus given in the notification but can be asked in the exam. अगर आप ये सारी चीजें एनालाइज करेंगे समझेंगे इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टेक अ लीप फॉरवर्ड एज कंपेयर टू अदर्स. तो इस वीडियो में सिंस सेबी नोटिफिकेशन इज ऑलरेडी आउट, मतलब एक आइडिया आ गया था नोटिफिकेशन का, नंबर ऑफ सीट्स एंड ऑल, दो दी डिटेल नोटिफिकेशन इज स्टिल टू कम आउट, बट हमें पता है कि सेबी का एग्जाम कभी भी फ्यूचर में हो सकता है. यू शैल बी रेडी फॉर इट. और उसका एक बहुत बड़ा पार्ट यही है कि आप सिलेबस को अच्छे से समझ लें सो दैट यू डोंट लीव एनीथिंग अनइंटेंशनली. ऑल्सो क्लैरिटी होगी तो आप वो कर लेंगे, आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, तो इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. ये सेबी का पैटर्न है. फेज 1 में पेपर 1 है, पेपर 2 है. पेपर 1 मैं जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पे, जर्नलिस्ट स्ट्रीम. पेपर 1 इज अबाउट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए, एंड पेपर 2 इज अबाउट योर 6 सब्जेक्ट्स इन फेज 1 विच इज कमर्स एंड अकाउंट्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कंपनी लॉ, कॉस्टिंग एंड इकोनॉमिक्स. तो इन सारे चीजों का हम डिटेल में सिलेबस डिकोड करेंगे, एंड स्पेशली फॉर पेपर 2 विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फेज 2 प्रिपरेशन. ये पेपर 2 आपका फेज 2 में भी आता है विद द सिमिलर सिलेबस एंड सिमिलर पैटर्न. सो इसका सिलेबस अच्छे से समझना बहुत जरूरी है बिकॉज दिस विल हेल्प यू गेट इनटू द एक्चुअल मेरिट लिस्ट. तो सबसे पहले अगर मैं पेपर 1 का शुरू करूं, सो पेपर 1 में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, नो सिलेबस इज मेंशन फॉर दीज कंपोनेंट्स इन दी नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन में लिखा है कि ये पूछा जाएगा ऑफ अ सर्टेन लेवल, बट नो सब टॉपिक्स आर गिवन, नो टॉपिक्स आर गिवन. तो आपकी स्क्रीन पे ये टॉपिक्स हैं जो आप देख सकते हो. यू कैन प्रिपेयर बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस. वी हैव कम अप विद दीज टॉपिक्स. I'll not go through one by one on this. You can just take a screenshot or pause this video and you can just write down these topics. नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज. ठीक है, मतलब ये इट इज नॉट समथिंग दैट आई नीड टू एक्सप्लेन. तो ये वाले टॉपिक्स आपने करने हैं और इसमें बहुत ज्यादा नहीं करना है. मतलब देयर माइट बी सर्टेन टॉपिक्स दैट आई हैव नॉट लिस्टेड हियर बट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, बट आई विल आस्क यू कि आप ज्यादा मत सोचें, उन टॉपिक्स को मत करने की सोचें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग. इसमें आपको कोई टॉपर या पीएचडी नहीं करनी है. ठीक है, जस्ट अपना एक क्लियर करो 30% मार्क्स लेके एंड यू आर डन. नो रिवॉर्ड्स हियर फॉर स्कोरिंग एक्स्ट्रा मार्क्स. बट हाँ, फेज 2 में आएगा रिवॉर्ड, जो पेपर 2 है और जो फेज 1 में भी है ये वाला, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. और जीए की बात करूं तो जीए इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर समबडी इज नॉट गुड इन क्वांट एंड रीजनिंग. तो जो सीएज या कमर्स एस्पिरेंट्स हैं, एमकॉम वगैरह, वो जीए को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दें बिकॉज क्वांट रीजनिंग में उनका ऑलरेडी हाथ तंग होगा बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू यूजिंग द कैलकुलेटर्स. ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जहां से आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीएआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री की न्यूज है, नोटिफिकेशंस आ गई. ठीक है, और यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, मतलब आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीएआई, इवन आईएफएससी, जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, नोटिफिकेशंस हैं, वो एग्जाम में पूछी जाती हैं. तो ये आपने करना है. यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं. स्कीम्स और रिपोर्ट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. देन कमिंग ऑन टू अदर करंट अफेयर्स अपार्ट फ्रॉम दिस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, अदर करंट अफेयर्स जिसको हम जीके भी बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं, सिंपल टर्म्स में स्पोर्ट्स के ऊपर, अवार्ड्स के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर, अलायंसेस, पार्टनरशिप्स, साइक्लोन्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड ऑल दैट, ये लिस्ट है. ठीक है, दिस इज कॉमन विच इज आस्क्ड इन मेनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बैंकिंग एंड ऑल. तो ये आप जरूर करके जाएं. ठीक है, तो जीए कैन बी स्कोरिंग एंड दिस इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट एरिया फॉर समबडी हु इज ऑलरेडी वीक इन क्वांट एंड रीजनिंग. बाकी 30 नंबर लाने हैं 100 में से पेपर 1 में, ज्यादा घबराना नहीं. और इसकी तैयारी आप बाद में भी कर सकते हैं. राइट नाउ यू शुड बी फोकसिंग ऑन पेपर 2. नाउ कमिंग ऑन टू पेपर 2. पेपर 2 आपका फेज 2 और फेज 1 में सेम आता है. तो मैं फेज 2 का सिलेबस डिस्कस करूंगा, वहां पे पेपर 2 में डिस्कस करूंगा. ये फेज 1 के लिए भी सेम सिलेबस है जो फेज 1 में पेपर 2 है. ठीक है,
तो अभी मैंने डिस्कस नहीं किया फेज 1 में, बट अंडर फेज 2 में इसको डिस्कस करूंगा, बट यू कैन गेज इट दैट दिस इज फॉर फेज 1 ऑल्सो। तो ये पेपर 2 डिस्कस करते हैं। उससे पहले पेपर 1 विच इज योर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, यहां पे यू गेट 3 थिंग्स, राइट? एसे, प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन। नाउ कॉम्प्रिहेंशन कैन बी ऑन एनी अदर एनी टॉपिक, रैंडम टॉपिक, ठीक है, इस पे कुछ नहीं कह सकते। प्रेसी इज जर्नली फ्रॉम द आर्टिकल्स फ्रॉम द लीडिंग न्यूज़पेपर्स, कभी टेक्नोलॉजी पे आ जाता है, कभी किसी सोशल इशू पे आ जाता है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हमारे न्यूज़पेपर्स में आते हैं। फ्रॉम वन ऑफ दोस टॉपिक्स दे विल पुट अप अ प्रेसी इन द एग्जाम। एसेज में जनरली यू गेट चॉइसेस, आपको 4 से 5 ऐसे दिए जाते हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट 1। ये 4 से 5 essays, they are on different themes. One theme can be say finance and economy, जिसमें demonetization हो गया, mergers and acquisitions हो गया. Second theme can be your social issues like women empowerment, illiteracy, drug abuse and all that. Third theme can be technology and social media. Say how you can use technology in communication, whether social media is a boon or bane, मतलब जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है आजकल, सोशल मीडिया है, उसके ऊपर पूछ सकते हैं। देन द फोर्थ थीम मेनी ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन इज जर्नली एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और कई बार फोर्थ टॉपिक इज ऑल्सो ऑन वन ऑफ द थीम्स लाइक फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल बी वर्किंग इन दिस डोमेन्स व्हाइल यू आर वर्किंग इन सेबी। तो मेरे हिसाब से अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ें फाइनेंस पे, इकोनॉमिक्स पे, सोशल इश्यूज पे, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू फाइंड वन ऐसे टॉपिक इन योर एग्जाम विच यू कैन इजिली अटेम्प्ट। नाउ मूविंग ऑन टू पेपर 2, ये ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके सिलेबस में नहीं दी गई हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आई स्टार्ट विद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कैच ये है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई सी हियर first topic itself, they mention management processes, planning, organizing, staffing, directing, controlling. अब इनको देख के लग रहा है एक एक वर्ड है, there would be small portion on this, but planning in itself, ठीक है, might consist of say 3-4 chapters in any book. Organization in itself might consist of 2-3 chapters in any book. तो ये जो functions हैं, processes हैं, planning, staffing, organization, directing, controlling, ये अपने आप में बहुत बड़ा scope है। Then, for example, if you talk about leadership, they have just mentioned leadership theories. They have not mentioned which leadership theories. So please do every theory. Phase 2 में एक एक मार्क काउंट करेगा। Then HRD में देखिए, they have just written concept of HRD, goals of HRD. 2 words में उन्होंने ये सिलेबस खत्म कर दिया। But here also you have to read a lot. ट्रेनिंग के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में, कंपनसेशन के बारे में, देन अबाउट जॉब इवैल्यूएशन, जॉब कॉम्पिटेंस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी एचआरडी में, विच अगेन हैज अ वेरी ब्रॉडर स्कोप देन व्हाट इज मेंशन्ड हियर। मोटिवेशन में भी दे हैव जस्ट मेंशन थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, इसमें बहुत थ्योरीज हैं, नाना करते हुए मैं बोलूंगा देयर वुड बी से 15 थ्योरीज एटलीस्ट इन द मोटिवेशन। कंटेंट एंड प्रोसेस थ्योरीज बोलते हैं, अलग अलग टाइप की कंटेंट थ्योरीज एंड प्रोसेस थ्योरीज, ये आपको करनी होंगी, ठीक है। तो सिलेबस थोड़ा ऊपर ऊपर से दिया गया है। व्हेन यू स्टार्ट गोइंग इनसाइड यू विल रियलाइज दैट इट हैज अ मच ब्रॉडर कॉनोटेशन व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग इट। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉस्टिंग वन, कॉस्टिंग में द स्कोप इज वेल डिफाइंड, इन्हीं चैप्टर्स में से सिलेबस आता है, बट आई वुड से इफ यू स्टार्ट रीडिंग एनी स्टैंडर्ड बुक, ये फर्स्ट चैप्टर तो आपको यही मिलेगा, बट आफ्टर द फर्स्ट चैप्टर इट वुड नॉट बी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. There would be some chapters in between like material cost, overhead cost and labor cost, which actually help you understand the basics of costing. Only once you understand these topics you can understand the methods of costing and this unit. तो ये 3 चैप्टर आप जरूर कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं आपके एग्जाम में, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट से। एंड as I told you, without reading these chapters, though they are not mentioned in your syllabus, you will not be able to understand unit 2 and 3. तो ये जरूर करने हैं, बहुत सारे लोग इसको छोड़ने की सोचते हैं, बट ये आए ना आए लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है। फाइनेंस की बात करूं तो अगेन थोड़ा सा अगर हम इसको खोलें, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन फाइनेंशियल सेक्टर, तो रेगुलेटरी बॉडीज में क्या है, सबसे पहले तो आरबीआई सबसे बड़ा, सेबी, नबार्ड, जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उसके बाद क्या है, आईएफएससीए आजकल बड़ा फेमस हो रहा है,
फिर क्या आएगा, एनएचबी, ठीक है, सिडबी, इनके बारे में अच्छे से पढ़ो, ये सारे इसके स्कोप के अंडर हैं, ठीक है। देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स में आप एक वर्ड देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, वो चीजें जो इनमें ट्रेड पॉसिबल करते हैं, लेन देन पॉसिबल करते हैं। फॉर एग्जांपल टी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखने में एक वर्ड है बट अगेन इट हैज अ वेरी ब्रॉडर कॉनोटेशन। बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स में फॉरवर्ड, फ्यूचर्स एंड स्वैप्स, यहां पे ऑप्शंस मिसिंग है, प्लीज कर लीजिएगा, ऑप्शंस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी ये सही है सारे, इनमें आप ऐसे ऐसे पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट हैं जो आपको इसमें समझना होगा। और एक टॉपिक है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फाइनेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कंपाउंडिंग का, एंड दैट यू कैन अंडरस्टैंड ओनली इफ यू अंडरस्टैंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी. If you understand time value of money, you understand compounding, and then only you will be able to understand say bond markets or say forex markets. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप मत छोड़िएगा. नेक्स्ट आते हैं कंपनीज एक्ट पे. सो दे हैव मेंशन लिमिटेड सिलेबस. Chapter 3, which is about allotment of shares and prospects. Chapter 4 is about share capital and debenture. Chapter 8 is about dividend payment. Chapter 10 is about auditors, right? Audit and auditors. Chapter 11 is about appointment of Chapter 12 is about meeting of board of directors. Chapter 13 is about Chapter 12 is about appointment of auditors. Chapter 13 appointment, meeting of board of directors, and Chapter 27 is about NCLT. तो ये ही लिमिटेड चैप्टर आपको करने हैं, बट अगर टाइम मिले तो आपके कंपनी लॉ में एक चैप्टर 2 है विच इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, ये सारी चीजें दी हुई हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी. वो बहुत बेसिक है, आना चाहिए, उसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं. और एक चैप्टर 9 है, यहाँ पे 8 के बाद सीधा 10 आ रहा है. चैप्टर 9 इज अबाउट रिम्यूनरेशन ऑफ पीपल वर्किंग इन द कंपनी. तो उसको भी आप थोड़ा सा अगर देखना चाहें, इंपॉर्टेंट क्लॉजेस आप देख सकते हैं, उसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है. बट द फर्स्ट प्रायोरिटी नीड्स टू बी गिवन टू दीज चैप्टर्स विच आर गिवन हियर. और इन चैप्टर्स को करते हुए फैक्ट्स पे बहुत ध्यान देना है. अब सिलेबस में तो नहीं लिखा है कि फैक्ट्स करने हैं, बट कोई भी फैक्ट है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स जिसमें ये होना चाहिए, कोई पेनल्टी अमाउंट है किसी वायलेशन के लिए, वो अच्छे से याद होनी चाहिए. इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स भी याद होने चाहिए. इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स मींस सेक्शंस वेयर सम ग्रॉस पावर्स हैव बीन गिवन टू सम एंटिटीज टू डू समथिंग. जैसे कि अंडर कंपनीज एक्ट सेबी हैज बीन गिवन द पावर, सेक्शन 24, टू एंगेज इन इशू ऑफ कैपिटल एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो सेबी को ये पावर करता है करने की, इसलिए ये सेक्शन नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, किसी को क्या पावर दी गई है, किस सेक्शन में दी गई है, क्या उसकी एक्सेप्शंस हैं, कौन उसको अप्रूव कर सकता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझनी पड़ेंगी, डिफरेंशिएट करनी पड़ेंगी. बिकॉज व्हेन यू रीड कंपनी लॉ इट वुड सीम वेरी इजी, अच्छा इसमें इसको पावर है, इसमें इसको पावर, इसमें इसको पावर है, बट व्हेन एवरीथिंग गेट्स कंबाइंड इन योर माइंड, भेजे में कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें किसको पावर थी, इसमें किसको पावर थी. सो उसको एक जगह लिखकर कंपेयर करो, डिफरेंशिएट करो कि इसमें इसको पावर है, इसमें इसको पावर है, इसमें इसको पावर है. When you differentiate and compare, it becomes easy to remember. ठीक है. Now coming out to commerce and accounts, बहुत ही अच्छा इसका सिलेबस है, लिमिटेड है, but again the sad point is that they just start randomly with say accounting standards in the B unit. You cannot understand accounting or accounting standards if you do not understand theory base of accounting, जिसमें accounting के principles like conservatism, materialism discuss किए जाते हैं, बहुत सारे principles हैं. Then journal, ledger, debit, credit, recording transactions, बहुत important concept है. You cannot understand even ABC of accounting without understanding that. Trial balance is another very important chapter which is not given in your syllabus, but इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं हर बार, at least in phase 1. तो ये 5-6 चैप्टर्स हैं bills of exchange भी, which you should definitely do in spite of them not being there in your syllabus in the notification, but they will set the base, and only after doing these chapters
you will be able to understand commerce and accounts. बाकी यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़कर आप ये मत सोचना कि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं. उन्होंने बहुत क्लियरली डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, ये 1 हो गया, 2 हो गया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज 3, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज इज 4, इन्वेस्टमेंट्स इज 5. जो ये डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट वाला है ना, ये अब एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गया है विच इज कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. सो नाउ देयर इज नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज देयर फॉर depreciation separately or for fixed assets separately. Whole of these depreciation and fixed assets are counted under accounting standard for property, plant and equipment. तो कंफ्यूज मत होइएगा, इन्होंने कहीं से पुराना सिलेबस चेप के डाल दिया है and then students are getting confused. It's high time that they look into this and resolve this. ये हमारा कमर्स एंड अकाउंट्स के ऊपर हो गया है, ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू इकोनॉमिक्स, इसमें भी ये थोड़ा आसान पार्ट है, ठीक है, मतलब मैक्रो टाइप्स है यार, ये तो आप कर ही लेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इन्फ्लेशन, फॉरेन एक्सचेंज, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर्स. अब मार्केट स्ट्रक्चर्स करने के लिए देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट, ठीक है, ये आपको समझने होंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, वॉट एवर सिलेबस इज गिवन हियर, I mean, that is absolutely on the mark. आपको यही करना है, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाइएगा. And this part is little difficult. If I start from here, classical and Keynesian approach से लेकर ये यहां तक थोड़ा सिलेबस मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर तक थोड़ा मुश्किल है, बट इसमें ऐसा नहीं है कि सब टॉपिक्स क्या चुनने हैं, मेन टॉपिक्स क्या हैं. बस पूरे के पूरे चैप्टर आपकी किताबों में दिए हैं, वो आपको सारा पढ़ना है और ग्राफ्स के बेस पे पढ़ना है. इफ यू अंडरस्टैंड द ग्राफ्स, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल इकोनॉमिक्स. तो रेवेन्यू और कॉस्ट जरूर कर लीजिएगा, नॉट मेंशन्ड हियर. क्वेश्चन शायद नहीं आएगा इसमें से, बट मार्केट स्ट्रक्चर तभी समझ आएगा इफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड रेवेन्यू एंड कॉस्ट. सो मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं है बट एग्जाम में पूछे जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो इसको नोट कर लो, दिस विल एक्चुअली इज द प्रोसेस फॉर यू. And this is a complete guide for SEBI Grade A Assistant Manager, which is all the information. आपको SEBI के बारे में पता करना है, promotions, hierarchy, offices, departments, everything is given here. आपको SEBI के एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में पता करना है, तो इसमें 3 बहुत अच्छी चीजें हैं. PYQs मिलेंगे, आपको बुक लिस्ट मिलेगी पूरी फॉर सेल्फ प्रिपरेशन के, कौन कौन सी बुक किस सब्जेक्ट के लिए पढ़ सकते हैं, और डिटेल्ड सिलेबस मिलेगा जो मैंने अभी आपको बताया ना. इवन इन मोर डिटेल इट हैज बीन डिकोडेड हियर इन दिस गाइड बुक एंड यू कैन डाउनलोड दिस फॉर फ्री. द लिंक टू डाउनलोड दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. उस पर क्लिक करो, डाउनलोड करो, पढ़ो, पहले एग्जाम के बारे में जानो, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानो, देन इट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप टू प्रिपेयर फॉर इट. बाकी ये कि हमारा ऑफर चल रहा है, वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर ऑफरिंग डिस्काउंट अप टू दिस लेवल. 50% ऑफ, एडिशनल 25%, मतलब 50 प्लस जो बाकी 50 है उस पर 25, इट बिकम्स काइंड ऑफ 62 to 63%, ठीक है. आई थिंक 63% चल रहा है ये. एंड ये हमारे आरबीआई ग्रेड बी गोल्ड सिल्वर पे है, आरबीआई के सारे कॉम्बो पैकेजेस पे है, नबार्ड ग्रेड ए गोल्ड सिल्वर पे है, नबार्ड के सारे कॉम्बो पे है, सेबी के गोल्ड सिल्वर पे है, कॉम्बो पे है. सेबी ग्रेड ए की टेस्ट सीरीज है हमारी, फेज 1 प्लस फेज 2, जिसमें 10,000 प्लस एमसीक्यूज है, और एक सिर्फ फेज 2 टेस्ट सीरीज है जिसमें 5,000 प्लस एमसीक्यूज है. दिस 63% ऑफ यू कैन अवेल इवन ऑन दिस, एंड द कोड इज सेव बिग. ये कोड आपको नहीं दिख रहा होगा, आई जस्ट राइट दिस कोड हेयर. ठीक है, ये रनिंग में है, कोई स्पेस नहीं है. सेव बिग रनिंग में, देयर इज no space out here. Save big is the coupon code to avail this 63% off, and this is valid from 1st May to 3rd of May. ये हमारा 1st May से 3rd May तक वैलिड है. so the discount has already started and this is valid till 3rd of May. ठीक है, आराम से सोच के लो, ऐसा नहीं है कि यार भाई डिस्काउंट खत्म हो रहा है तो आज ही लेना है. डिसाइड बाय योरसेल्फ, चाहिए तभी you should be enrolling into this. ठीक है. So that is from my side. I hope this syllabus decoding कि actual में क्या है और notification में क्या है, this would have given you a clarity as in how to approach your syllabus
कोई मिसिंग लिंक्स हैं तो उनको अभी से टैग कर लो. That will help you in better understanding and better performance in the exam. Thank you. Have a nice day. Bye bye.